हिंदू पोस्ट के आज के चर्चा कार्यक्रम में हमारा विषय रहेगा जनरल बिपिन रावत जी की जो दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, हम उस पर बात करेंगे। और उस हादसे पे जो कुछ बहुत ही अजीब प्रतिक्रियाएं आई हैं विभिन्न सेक्शन से समाज के, तो उसका भी हम जरा एनालिसिस करेंगे। तो इसके लिए आज हम बात कर रहे हैं श्री पवन पांडे के साथ। तो पवन जी, जरा ये बताइए कि ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसके तुरंत बाद जो हमने कुछ रिएक्शंस देखे, तो उसको आप देखते हैं? जैसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, कुछ समय बाद एयरफोर्स अपना ट्वीट करती है 1:53 पे कि इस तरह का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। उस समय बाद ही आप विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने लगते हैं। 1 घंटे के अंदर एक जनरल पनाग है, काफी पॉपुलर, एक आप कह सकते हैं कि आर्टिकल लिखते हैं द प्रिंट में अलग अलग जगहों पे। वो डिक्लेयर कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं कि जनरल रावत की मृत्यु हो चुकी है। अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। ऑफिशियल कंफर्मेशन आता है उसके कई घंटों बाद, शाम को। एक और लगभग 6 बजे रिटायर्ड या साढ़े कर्नल छह था। बजे हाँ, लगभग लगभग इसी समय, काफी देर बाद, कई घंटों बाद। सो उस बीच में, उसके पहले ही वो मृत्यु की घोषणा कर देते हैं। खैर, इसी बीच में एक और हमारे कर्नल साहब हैं, रिटायर्ड फौजी, कर्नल बख्शी। वो कहते हैं कि ये कर्म का प्रभाव है, दिस इज कर्मा। अजय शुक्ल हैं, जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, और बहुत बार उन्होंने अलग अलग वेपन्स प्लेटफॉर्म की वकालत करी है विभिन्न देशों से कि ये ज्यादा अच्छा है भारत के लिए राफेल या तेजस की कंपैरिजन में, इस तरह की बातें। उन्होंने भी डिक्लेयर तो कर दी डेथ। उसके बाद उन्होंने एक पोस्ट की, एक व्यंजन की, और उसके नीचे लिखा यमी। हालांकि बाद में उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दिया, वो ट्वीट डिलीट कर दिया। घोषणा उन्होंने पहले ही कर दी थी, उसके बाद उन्होंने हाँ, लिखा यमी। रात को उन्होंने केक का तो पोस्ट डाला जब पूरा देश शोक हाँ में था। हाँ जी। जी, कांग्रेस का मुखपत्र है नेशनल हेराल्ड, उसके आप बीच में उसका स्कैम भी सामने आया था, और जवाहरलाल नेहरू ने स्टैब्लिश किया था। तो वो अब एक ऑनलाइन न्यूज़पेपर के तौर पे छपता है। तो नेशनल हेराल्ड की एक एडिटर है एशलिन मैथ्यू। उन्होंने लिखा डिवाइन इंटरवेंशन, यानी ये तो बस ईश्वर की डिवाइन, जो उनकी आप कह सकते हैं, जैसे बख्शी साहब कह रहे थे कि भाई ये कर्म है, वैसे ही एशलिन मैथ्यू भी कह रही थी। बाद में हालांकि जनरल पनाग ने सफाई भी पेश करी कि उनका ऐसा कोई कहना नहीं था, वो काफी समय से जानते हैं जनरल रावत को। लेकिन एक एक ह्यूमैनिटी है, मानवीयता है, और उसके आधार पे किसी की भी मृत्यु होती है तो सबसे पहले परिजनों को सूचना दी जाती है, और ये आर्मी का प्रोटोकॉल भी है कि पहले परिजनों को सूचना दी जाती है, उसके बाद सार्वजनिक सूचना करते हैं। तो जाहिर सी बात है, लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायर हुए हैं, उनको इस विषय में सब कुछ पता है, फिर भी उन्होंने किया। बाद में खैर उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया। बीच में मैंने देखा कि उन्होंने एक पोस्ट लिखा है 2-3 दिन पहले द प्रिंट पे। वो कहते हैं कि जनरल रावत वाज अ ट्रांसफॉर्मर, रिफॉर्मर थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, उनकी बहुत तारीफ भी करते हैं। बट जब तक वो जिंदा रहे, उन्होंने उनके लिए तारीफ के कभी 2 शब्द नहीं लिखे। ये एक मतलब देखने वाली बात है। अब खैर, मरने के बाद तो फायदा लेने के लिए तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। कश्मीर से लेके बंगाल तक अगर आप देखेंगे, कल ही खबर आई कि कश्मीर में एक टीचर, उनको उनके जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने जनरल रावत को वॉर क्रिमिनल कहा था। बंगाल तक बहुत सारे वर्गों के ऐसे विभिन्न वर्ग हैं, विशेष वर्ग हैं, हम सब जानते हैं उनको, जिन्होंने बोला कि जनरल रावत युद्ध अपराधी थे। कौन सा अपराध उन्होंने कहा वो किया, वो तो उन्होंने बताया नहीं। लेकिन ये देखने वाली बात है कि जिन जिन वर्गों ने कहा कि ये युद्ध अपराधी थे, उनका अपना इतिहास युद्ध अपराधों से भरा हुआ है, युद्ध अपराधियों से भरा हुआ है, और अ, अगर चाहें भी तो वो उसको डिफेंड नहीं कर सकते हैं। कल द वायर में एक इस लेख छपा है, संदर्भ मैं में पढ़ रहा एक था। चीज है, तो जो ये जी, क्रिटिक्स हैं जो ये बात उठाते हैं, वो ये एग्जाम्पल देते हैं कि जनरल रावत ने ये कहा था कि अगर आप गन उठाओगे तो इंडियन आर्मी आपको छोड़ेगी नहीं। ये साफ बिल्कुल। चेतावनी दी थी उन्होंने टेररिस्ट को। और रिसेंटली उन्होंने एक बात ये भी बोली थी कि ये धारा 370 हटने के बाद अब कश्मीर में माहौल ऐसा बदला है कि अब काफी कश्मीरी सिविलियन जो अब डरते नहीं हैं, खुल के आगे आते हैं और अब सेना को बोलते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे इन टेररिस्ट को जी, लिंच करने में। तो इस जी, उनके जी, स्टेटमेंट को उठा के पूरी तरह से उसको घुमाया गया कि वो लिंचिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। जी। मैं नहीं, मानता हूं कि चलिए मुझे उनका हो सकता है कि चॉइस ऑफ वर्ड थोड़ा
उस समय सही ना बैठा हो, परंतु जो यस, उनका करेक्ट। उद्देश्य था वो ये बोलना था कि टेररिस्ट को अब वो जो पहले उनको जो सपोर्ट मिलता था लोगों से, क्योंकि पूरी पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे तत्वों को प्रमोट कर जी। रही थी, तो अब वो माहौल नहीं, बदला है। अगर ये वॉर क्राइम है, तो फिर तो आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस की सरकारों ने लगातार ही वॉर क्राइम्स किए हैं। मिजोरम में किया है, नागालैंड में किया है, क्या नहीं किया है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर कोई कंट्री का कोई पार्ट, एक वहां पे कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि अलग हो जाएं, तो उसको तो दबाना कंट्री का काम है। इट हैज व्हाट डू यू से इन पॉलिटिकल थ्योरी, कहते हैं कि स्टेट के पास में वॉयलेंस की मोनोपोली होती है मॉडर्न स्टेट में। ये तो एक स्टैब्लिश्ड फैक्ट है, इसमें तो डिस्कशन करने की कोई बात ही नहीं। और ही इज अ प्रोफेशनल सोल्जर। वो की सब सब कोई जो भी उनके क्रिटिक्स भी हैं आज की डेट में भी उन्हें कह रहे हैं ही इज अ प्रोफेशनल सोल्जर। वो सारे काम प्रोफेशनली कर रहे थे। कोई भी काम ऐसा नहीं है दैट इज जिसको आप कह सकते हैं कि गलत किया गया हो या क्रिमिनल इंटेंशन से किया गया हो। एनीवेज, कल मैं देख रहा था वायर ने एक एक अपना लेख लिखा, उसमें कहा है कि जनरल रावत रिलीजियस जेलट हैं, धार्मिक उन्मादी हैं। जो उनसे मिल करके आता था उनको लगता था कि ये धार्मिक उन्मादी हैं। हरीश खरे ने ये लेख लिखा है। अब ये क्यों कहा है? उनके पूरे लेख में केवल एक ही बात है जनरल रावत की रिलीजन से जुड़ी हुई, कि वे गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करने चले गए थे। तो अब तो मतलब ये हुआ कि अगर आप मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो आप धार्मिक उन्मादी हैं, और अगर बाकी किसी धर्म के हैं तो फिर आपका धर्म तो सर्वोपरि है ही। खैर, हम देख ही रहे हैं बीच में कहाँ-कहाँ कैसी-कैसी लिंचिंग्स हो रही हैं, अलग-अलग गुरुद्वारों और में भी इसमें मैं ये रोड पर। बताऊंगा कि जनरल पनाग ने भी एक ऐसा लेख लिखा था प्रिंट में, वो भी बड़े अपसेट हुए थे जब जनरल रावत गोरखनाथ के इस एक इंस्टीट्यूशन में भी गए थे। वहां पे उन्होंने कुछ बच्चों को भी संबोधित किया था और उनको कहा जी, था कि भारतीय संस्कृति में आप गर्व लो। तो इन बातों से भी ये जो एक समाज मतलब सेक्शन है वेटरन्स का, और ऑब्वियसली जी। हमारे जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं लुटियंस के, तो वो भी इस चीज से उनको बड़ा धक्का लगा था कि कोई इतना सीनियर जनरल भारतीय संस्कृति की प्रशंसा कैसे कर सकता है। तो मुझे लगता है खुलेआम उनके लिए हिंदू वही कैसे हो उदाहरण है। सकता है? इनको समस्या धार्मिक से धर्म से नहीं है, इनको समस्या हिंदू धर्म से है कि कोई खुलेआम हिंदू कैसे हो सकता है? अगर वो सत्ता में है, अगर वो मुस्लिम होता हमारे, तो आप कह सकते हैं कि हर धर्म के लोग भारतीय सेना में काफ़ी सीनियर पदों पर रहे हैं। अपने-अपने धर्म का खुलकर पालन भी करते होंगे, कर ही रहे। इसमें गलत क्या है? तो ख़ैर, अ, अब ये सब जो प्रतिक्रियाएँ हैं, जैसा आपने कहा, एक कारण तो समझ में आता है कि कम्युनिस्ट, इस्लामिस्ट, आतंकवादी ये सब उनकी मृत्यु पर खुश इसलिए हो गए कि वो एक तो ओपनली नेशनलिस्ट थे। उनकी एक आप कह सकते हैं हार्ड लाइन थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, टेररिज्म को लेकर के, और जो होनी भी चाहिए। अगर आर्मी हार्ड लाइन नहीं लेगी, तो हार्ड लाइन कौन लेगा? आप आर्मी में तो आशा नहीं कर सकते हैं कि वहाँ पर शांति और अमन की आशा वाले लोग बैठे होंगे। आर्मी तो होती ही फाइट करने के लिए है, तो वो तो हार्ड लाइन लेंगे ही लेंगे। लेकिन एक कारण और था, इसमें एक जो नाम आता है, वो आता है, एक लॉबी है जिसको बोलते हैं चंडीगढ़ लॉबी। तो चंडीगढ़ लॉबी है, वो काफ़ी चिढ़ती रही। आप जैसे बता रहे हैं, अलग-अलग लोगों ने उनके विरोध में आर्टिकल भी लिखे। जब वो भारतीय सेना के प्रमुख थे, जब वो सीडीएस बने उस समय भी, और उसके पूरे टेन्योर के दौरान उन्होंने आर्टिकल्स लिखे, और उनकी मरने के बाद भी अपनी खुशी नहीं रोक पाए। जो हम कह रहे हैं डिवाइन इंटरवेंशन, कर्मा, ये सब बातें वहाँ से जुड़ी हुई हैं कुछ चीज़ें। तो ख़ैर, मतलब ये सीडीएस काम क्या करता है, ये थोड़ा-सा समझना इस बारे में ज़रूरी है। पहला काम जिसकी काफ़ी चर्चा हुई है, वो है थिएटर कमांड की स्थापना करना। आप देखेंगे अमेरिका और चीन, अगर इन दोनों की सेना की आप जो इसमें नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, उनको देखें तो इंडियन आर्मी से कम मिलेंगे। हो सकता है इंडियन आर्मी में नॉर्थ कोरिया की आर्मी से कम लोग मिलें। लेकिन आर्मी की जो स्ट्रेंथ है, वो केवल उसके नंबर से, उसकी पॉपुलेशन से नहीं कह सकते, उसमें उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जनरल रावत जो है, यही एक काम कर रहे थे। वो ये काम कर रहे थे कि इंडिया में थिएटर कमांड्स को प्रमोट किया जाए। तो बहुत सारी लंबी एक इसके पीछे प्रक्रिया है, एक हिस्ट्री है, उसमें हम बहुत नहीं जाएँगे। लेकिन इस कमांड स्ट्रक्चर के चेंज होने से, अभी इंडियन आर्मी में अलग कमांड्स हैं, नेवी में अलग कमांड्स हैं, एयर फोर्स में अलग कमांड है। तो इस कमांड स्ट्रक्चर के चेंज होने से बहुत सारे लोगों को परेशानियाँ थी, जिनके हाथ में फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हैं, आर्मी का कंट्रोल है, कि उनके हाथ से ये पावर्स चली जाएँगी। तो नेचुरली उनका विरोध हो रहा था। एक विरोध का कारण और है, जो
और ये कहा जाता है, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, चंडीगढ़ लॉबी इससे ज्यादा परेशान थी, ऐसा कहा जाता है। और वो था कि इंडिजिनस स्वदेशी जो वेपन सिस्टम्स हैं, जो आयुध हैं, उनको हम प्रोत्साहन दें। अगर आप देखेंगे बचपन से, मतलब मैं जब छोटा था ना तब से देख रहा हूँ, रिपब्लिक डे की परेड में एक टैंक आता था, अर्जुन टैंक, और वो टैंक हर बार दिखाते थे और आर्मी में नहीं लेते थे। आर्मी में खरीदने के लिए हम लेते थे T-72, T-90, यूएस के अब्राम्स टैंक की भी बात हो रही थी। वो आर्मी में क्यों नहीं आया, इसके पीछे एक कहानी है जिसको बहुत लोग जानते हैं कि इसमें अड़ंगा किसने लगाया, किसने अनरियलिस्टिक टारगेट्स दिए कि इंडिजिनस जो हमारे वेपन सिस्टम है आर्मी में ना आ पाए। वैसे ही तेजस का डेवलपमेंट इतने सालों से हो रहा था, आज तक इंडक्ट होने में परेशानी हो रही थी। अचानक से तेजस भी इंडक्ट होता है, अर्जुन टैंक भी इंडक्ट होता है। इसके साथ साथ आपको जान के खुशी होगी, जो लोग भी हम लोग कहते हैं मेक इन इंडिया होना चाहिए, स्वदेशी चीजें होनी चाहिए, उनको जान के खुशी होनी चाहिए। एक स्टार्टअप है इंडिया में, न्यू स्पेस रिसर्च करके। इंडियन आर्मी ने 200 करोड़ का उसको एक ऑर्डर दिया कि आप हमको ड्रोन सप्लाई कीजिए। और इंडिया में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो इजराइल, यूएस, चाइना, टर्की कहीं से भी ड्रोन इंपोर्ट करने को लेके आर्टिकल लिखते रहते हैं। मतलब जाहिर सी बात है, जो ये आर्टिकल लिखते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं कि हम विदेशी आर्म्स को खरीदें, उसमें कुछ न कुछ उनके अपने हित भी जुड़े होते हैं। ये सभी विदेशी कंपनियों पे लागू होता है। तो नेचुरली ये एक लॉबी भी इनसे काफी अधिक परेशान थी, और एक इनके जो खुशी का कारण था, वो यहाँ भी हमें देखने के लिए मिलता है। चंडीगढ़ लॉबी, यस, वेटरन्स तो हैं इसमें कुछ जो इन इंपोर्ट्स डील्स में इन्वॉल्व हैं। इसके साथ साथ कुछ मिडिल मैन भी हैं, कुछ मीडिया आउटलेट्स या जर्नलिस्ट बोलना चाहिए, तो और जी, ब्यूरोक्रेट्स भी ऑब्वियसली इन्वॉल्व होंगे। तो ये एक गुट है, और ऑब्वियसली इनको कमीशंस मिलते हैं, और ये उसी वजह से इनका इंटरेस्ट ये है कि जो इंडियन इंडिजनाइजेशन वेपन्स प्रोग्राम है वो डिले हो और जी, प्रमोट ना हो। तो और इसके बारे में थोड़ा सा हम ये भी एक बात कर लें कि यूपीए के समय में जिस तरह के हमने देखे थे कि डिफेंस स्कैम्स इन्वॉल्विंग टॉप रैंकिंग डिफेंस ऑफिशियल्स, जैसे करेक्ट, ऑगस्टा करेक्ट। वेस्टलैंड स्कैम हुआ, जिसमें आईएएफ के उस समय के चीफ इन्वॉल्व, उनके ऊपर एक्यूजेशन आया। फिर टाट्रा हमने का ट्रक इश्यू हाँ, था, हाँ जी, उसमें उसमें भी एक जनरल लेफ्टिनेंट वीके जनरल सिंह इन्वॉल्व उन्होंने थे। इतने, उस समय जी हाँ, पहली बार उन्होंने मुझे लगता है रेसिस्ट किया चंडीगढ़ उसको। लॉबी का नाम सामने आया था। टाट्रा के जब ट्रक हम्म, स्कैम हुआ था, उन्होंने बोला था कि भाई यहाँ पे मेरे पे प्रेशर थे कि इसको हम्म, हम एक्वायर करें। सो हम्म। ऐसे तो खैर क्योंकि डिफेंस इज उनको लगता है ब्राइब, उसका उनके बजट ऑफिस बहुत में ज्यादा। उनको ब्राइब दी गई थी जनरल वीके सिंह को। करेक्ट, करेक्ट, और उसी करेक्ट। वजह से मुझे लगता सो है कि फिर उनका जो यूपीए 2 के साथ जो रिलेशन था वो वहीं से खराब हुआ। और हमने फिर याद है हमें कि जब 2012 की बात है, जब इंडियन एक्सप्रेस में शेखर गुप्ता जी ने एक स्टोरी चलाई थी कि जनरल वीके सिंह कू अटेम्प्ट कर रहे हैं सरकार के करेक्ट, ऊपर। करेक्ट। तो ऐसे भी बदनाम करने की कोशिश की गई, और वो जो जनरल वीके सिंह के लिए इनकी हेट थी, जिस रीजन से, वो उसी रीजन ट्रांसफर हो से गई है। जनरल रावत के लिए भी इनकी हेट थी। और कोई कारण नहीं था। इनफैक्ट हरीश खरे ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि जनरल वीके सिंह की तरह ही जनरल रावत को भी ये लोग चुनाव लड़ा करके डिफेंस मिनिस्टर बनाने वाले थे। ये भी उन्होंने एलिगेशन लगाया विदाउट एनी राइम और रीजन, कोई सिर पैर नहीं जिस बात का। दे हैव सेड इट। सो खैर, मतलब चुनाव लड़ाते नहीं लड़ाते वो तो अलग बात है, लेकिन चुनाव में फायदा लेने के लिए सब इसको यूज कर रहे हैं। कश्मीर में, बंगाल में अलग तरीके से यूज करेंगे, जहां पर जिस तरह की आइडियोलॉजी, अभी हमने कहा कि कांग्रेस के मुखपत्र जो है उनकी संपादक वो कहती हैं कि ये डिवाइन इंटरवेंशन है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में उल्टी स्थिति है, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां आप कह सकते हो कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास डिफेंस वेटरन्स हैं। आर्मी की यहाँ पर एक अच्छी छवि है, बहुत सारे लोग यहाँ से आर्मी में जाते हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस ने अभी रैली करी थी, राहुल गांधी जी आए थे 16 दिसंबर को, विजय सम्मान रैली। उसमें उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगाए जनरल बिपिन रावत के। फॉर वाई नोबडी नोज, बट प्रोबेबली अपने आप को उनसे एसोसिएट करने के लिए। हमारे यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री पद के लिए डिक्लेयर कर रखा है कर्नल कोठियाल को। तो कर्नल कोठियाल ने दावा किया कि भाई जब उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, तो जनरल रावत ने उनको फोन करके बोला कि तुमने बहुत अच्छा किया, भाजपा कांग्रेस तुम्हारा भी कोई भला नहीं कर सकती है उत्तराखंड का, केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। मतलब ये बात
उनके मरने के बाद वो कह रहे हैं, जो जिसको वेरीफाई नहीं कर सकते आप, The लेकिन dead पता can't है कि ये defend themselves. यस। सो इस तरीके से भी लोग अब उसको, अब मैं तो ये कहूंगा कि और मरने के बाद ये भी, टैक्टिक जो है, मृत्यु मैं होने के बाद ऐसे भी, अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि यही टैक्टिक अपने दिग्विजय सिंह ने यूज करी थी कि हेमंत करकरे ने उनको मृत्यु से पहले फोन करके ये करेक्ट सब बताया था सैफरन टेरर के बारे में और सारी कहानी। तो जी। ये भी एक स्टैंडर्ड मुझे लगता है टैक्टिक है हमारे पॉलिटिकल सेकुलर पॉलिटिक्स में। अब ये तो मतलब मुझे लगता है इनके एडवाइजर या तो एक ही हैं या तो एक ही प्रवृत्ति के हैं, जो इस तरह की किसी भी दुखद घटना का लाभ लेकर के पॉलिटिकल उसको किस तरीके से भुनाया जा सकता है उसको ट्राई कर रहे हैं। सो खैर, मतलब जीवित रहते आप उनको गाली दीजिए, वॉर क्रिमिनल बोलिए, और उनकी मृत्यु के बाद आप कह दीजिए कि नहीं वो तो हमारे सपोर्ट में थे, वो तो बड़े अच्छे थे, और दूसरी तरफ से गाली भी देते रहिए। ये तो एक इनका पुराना जो कह सकते हैं एटीट्यूड है, वही सामने आ रहा है। लेकिन फिर भी मृत्यु के बाद भी कम से कम क्योंकि देशभक्त जनरल थे हमारे जनरल रावत, तो एक काम तो उन्होंने किया है कि उनकी मृत्यु से भी बहुत लोगों के चेहरे से नकाब हट गए हैं। जो हम कह रहे हैं चंडीगढ़ लॉबी, ये बात खुल करके सामने आ गई है अब, कि इनके किस तरह की स्थिति है, किस तरह की इनकी आप कह सकते हैं टेंडेंसीज हैं बोलने की, और इनके कहाँ-कहाँ इंटरेस्ट थे। उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की किस तरह की विचारधारा है, ये भी इसमें हमारे सामने खुल करके आ गई है। अच्छा, एक और बात जो हमें डिस्कस करनी चाहिए, ये है कि हमने देखा है पिछले कुछ सालों में जब भी कोई ऐसी बड़ी घटना घटती है सिक्योरिटी रिलेटेड, जैसे पुलवामा का सुसाइड अटैक था, या उसके बाद जो गलवान वैली में हमारा क्लैश हुआ था चाइना के साथ, तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बड़े जल्दी स्पिन होती हैं। जैसे पुलवामा में बोला गया कि ये सरकार ने करवाया काम, आने वाले जी, इलेक्शन में नेशनल सिक्योरिटी को इशू बनाने के लिए ये करवाया गया। तो इसमें कर्नल अजय शुक्ला जी ने भी एक थ्योरी अपनी फ्लोट करी। उन्होंने यहां तक बोल दिया जी, कि आईएसआई ने मोदी को वापस पावर में लाने के लिए ये करा है, कि आईएसआई का फायदा होता है जब मोदी पावर में रहते हैं। तो जी। ये किस तरह का एक मानसिकता है, घिनौनी ये पॉलिटिक्स खेली जाती है। गलवान क्लैश के नहीं, बाद हर हिंदू के चीज़ एक तो एडिटर होती बोलते है। हैं कि अब बिहार रेजिमेंट के लोग मरवाए गए, क्योंकि जी, बिहार इलेक्शन आने वाला है। तो ये लोग ऐसी करेक्ट। मानसिकता है कि हर चीज को इलेक्शन से जोड़ के, और यही बातें अब जनरल रावत की जो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उसको भी ये आने जी, वाले चुनाव से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ये चीज़ तो हमें हर बार देखने के लिए मिलती है, जब भी आप कह सकते हैं कि ऐसी कोई दुखद घटना होती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक एलिगेशन होता है, एक आप कह सकते हैं कि इन्यूएंडो कहते हैं। वो इशारों-इशारों में कहते हैं कि ये तो इन्होंने करवा रखा है। ये इनकी आप कह सकते हैं इसमें संलिप्तता है, इस तरह की बात कहते हैं। तो खैर, मतलब थोड़ा-सा डाइग्रेशन हो जाएगा, लेकिन अगर आप देखें कल-परसों में पंजाब में गुरुद्वारों में कुछ घटना हुई, वहाँ के बारे में भी ये यही कह रहे हैं। वहाँ पर भी यही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ चलती हैं कि ये सरकार करा रही है, दिल्ली की सरकार करा रही है क्योंकि चुनाव आने वाला है। हालाँकि कोई ये उत्तर देने को तैयार नहीं कि सरकार का इससे क्या फ़ायदा है। तो ये तो सीधी-सी बात है कि आपने एक मेंटालिटी, एक आपने चश्मा लगा लिया है, उसको उतार कर देखने के लिए आप तैयार नहीं हैं कि वस्तु स्थिति क्या है और उसके आधार पे नहीं। तो अपने आप को न्यूट्रल ऑब्जर्वर होने का दावा करने वाले ये लोग, आपने शेखर गुप्ता जी का नाम लिया, वही आज की डेट में प्रिंट भी चलाते हैं। द वायर वाले अलग लोग हैं, उनके विषय में एक लेंथी आर्टिकल भी हमने किया था। तो यही वो लोग हैं जो कि पहले किसी और रूप में ट्रेडिशनल मीडिया में काम कर रहे थे। आज की डेट में जब ये वहाँ से हटा दिए गए, तो सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे वही सारी अफ़वाहें फैलाने का काम दोबारा से ये लोग कर रहे हैं। एंड जिसको हम एक तरह से अनफॉर्च्यूनेटली या एक्सेस जर्नलिज्म कह सकते हैं, कि अपने ही ग्रुप के जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं को आप मिलिए, उन्हीं से बातें करिए, और वही जी, थ्योरीज को आप अलग अलग स्टाइल से फैलाइए। बात और हाँ, वो एक इको चैम्बर है, वो उसमें इको बन जाएगी और फिर आप उसको ब्रॉडकास्ट कीजिए, कि ये तो एक कंसिडर्ड ओपिनियन है ऑफ अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। जी हाँ, और ये हमारा एक दुर्भाग्य देश का ये भी है कि कई बड़े पूंजीपति जो हैं, हमारे बिजनेसमैन हैं,
वो भी ऐसे जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं और ऐसे मीडिया आउटलेट्स को नोइंगली अननोइंगली फंड करते हैं। हाँ, बड़े-बड़े नाम हैं यस, इसमें, जैसे अज़ीम प्रेमजी हुए या टाटा हुए, बट ख़ैर ये तो एक अलग विषय होगा, इसके लिए एक अलग चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो कंक्लूज़न में पवन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? और अब आगे हमारा जो ये रिफ़ॉर्म्स स्टार्ट करे थे रावत जी ने और ये मोदी जी। सरकार के अंडर जो हो रहे थे, तो आपको लगता है आगे ये सक्सीड होंगे? आई थिंक जनरल रावत को लाया गया था क्योंकि एक पॉलिटिकल विल थी कि ये रिफॉर्म्स लाए जाएँ। ये जो रिपोर्ट्स हैं कि ये रिफॉर्म्स लाने चाहिए, आज की नहीं है, कारगिल के टाइम से हम लोग थिएटर कमांड्स की बात कर रहे हैं। वेपन्स इंडिजिनाइजेशन की बात आज की नहीं है कि इंडिजिनस वेपन्स यूज़ करने चाहिए। 1980s 1970s से हम ये कह रहे हैं कि वेपन्स को हमको अपना यूज़ करना चाहिए। और ने मतलब नेचुरली अगर मोदी गवर्नमेंट ने जनरल रावत को अपॉइंट किया था, तो उसी तरह की विचार वाले दूसरे व्यक्ति को भी अपॉइंट वो कभी ना कभी करेंगे। हालाँकि अभी तक हुआ ये है कि हम लोग रिवर्ट कर गए हैं पुराने सिस्टम पे, जहाँ पे आप चीफ कह ऑफ डिफेंस सकते हैं स्टाफ कि होते थे। यस, करेक्ट। तो वो सिस्टम पे रिवर्ट कर गए हैं, बट दे विल बी लुकिंग फॉर अ सूटेबल पर्सन, लेकर के आएँगे। वेपन्स इंडिजिनाइजेशन तो आप रोक नहीं सकते हैं आप। अगर आपने एक बार तेजस को इंडक्ट कर लिया, दैट्स अ सॉर्ट ऑफ एक उसको इनर्शिया मिल गया, दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। सिमिलरली अगर आपने अर्जुन टैंक को या सर्टेन अदर वेपन सिस्टम को इंडक्ट कर लिया, तो वो होता रहेगा। अब उसको कितना और अलग-अलग एरियाज़ में लेकर के जाना है, वो पॉलिटिकल विल पे डिपेंड करेगा। वैसे ही थिएटर कमांड्स भी आज नहीं तो कल ये होंगी, और होने की ज़रूरत है, क्योंकि there is much need of coordination between all the three branches of our military forces. उसके बिना हम लोग 21st सेंचुरी की मिलिट्री नहीं बन सकते हैं। और ये बात सभी लोग कह रहे हैं, इवन क्रिटिक्स ने भी बोला है कि without integration of all three services, we cannot hope to fight 21st century wars with 20th century tactics. सो वो तो हमें करना पड़ेगा, और इट्स अ नेसेसिटी अगर हमको एक क्रेडिबल डेटरेंस रखना है चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट में। तो आई होप कि ये चीजें आगे इसी तरीके से चलती रहेंगी। चलिए, इसी नोट पे आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। जी, नमस्कार।